नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर आए हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे मोटे अनाज की, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे सर्दियों के मौसम में मछलियों के देखभाल के बारे में। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे एक सफल किसान विनोद सैनी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। कदन्न यानी कि मोटे अनाज पारंपरिक तौर पर हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी बदलती खानपान की आदतों के कारण ये कहीं पीछे छूटते जा रहे थे और अब ये वापस हमारे जीवन में जगह बनाने की जुगत में हैं। भारत सरकार ने भी इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। खेतों में जब अनाज फसलों की बात होती है तो हम गेहूं, धान, चना, मक्का जैसी फसलों का ही जिक्र करते हैं। वहीं ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसी फसलों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि मानव सभ्यता के शुरू से ही ये अनाज हमारे जीवन का आधार रहे हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली के साथ साथ ये अनाज पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सरकार के प्रयासों से कदन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की पहल की जा रही है, जिससे मोटे अनाजों की उपज का दायरा भी बढ़ेगा और किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिल सकेगा। इसी संदर्भ में बजट 2022 में साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें इसके उत्पादन और उपभोग पर फोकस किया जाएगा। हालांकि कदन्न से जुड़ी एक और विधा है जिसमें महिलाएं समूह बनाकर अपनी भागीदारी दे सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और वो है मोटे अनाजों का प्रसंस्करण। इसमें महिलाएं ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी जैसे विभिन्न प्रकार की खाद्य चीजें जैसे बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटी, रोटी, नूडल्स, पास्ता और लड्डू जैसी कई खाद्य वस्तुएं बना रही हैं। इसके अलावा महिलाएं कदन्न की महत्ता को समझते हुए बेबी फूड भी तैयार कर रही हैं, जिनसे बच्चों के पोषण का स्तर सुधारा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे मोटे अनाज जिनको हम कदन्न के नाम से जानते हैं, इसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कोदो है, कुटकी है। ये विशेष रूप से पोषक तत्वों की इनमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। चाहे हम लोहा तत्व की बात करें, जस्ता तत्व की बात करें, तो ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। लेकिन ये अनाज धीरे धीरे जैसे जैसे धान, गेहूँ का प्रचलन बढ़ता गया, हमारी प्लेट से बाहर चले गए। और लेकिन इनके अंदर पोषक तत्व इतने भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं कि इनको हमें अपने खाने की थाली में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? एक तो हमारा कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और उसके जितने संस्थान हैं, उसमें पूषा संस्थान भी शामिल है। इसमें हम बायो फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें कि इन किस्मों में, बाजरे किस्मों में, मक्के किस्मों में पोषक तत्वों की मात्रा को हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी किस्में बायो फोर्टिफाइड किस्मों के नाम से जानी जाएंगी। अब इनके द्वारा जो उत्पाद है उसको किस प्रकार से हम उपभोक्ता तक पहुंचाएं, उपभोक्ता की प्लेट तक और उपभोक्ता के स्वाद के अनुसार इसमें से व्यंजन बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे बच्चे खाने में पसंद करने लगेंगे, वो चीज़ घर में निश्चित रूप से आ जाएगी। तो इसलिए हमसे इनके द्वारा जितने उत्पाद हैं उनको बच्चों की पसंद के बनाने हैं। और इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने पूषा संस्थान के साथ ही संस्थान मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का, जो हमारे संस्थान का ही पहले हिस्सा हुआ करता था। और उनके साथ मिल करके हम लोगों ने जो व्यंजन बहुत तरह के बनाए हैं। इस तरह से देखा जाए तो कदन्न यानी मोटे अनाज कुपोषण की समस्या से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। इनमें छुपे पोषण को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जायका भी बढ़ाया जा सकता है और हमारे शरीर की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। हालांकि इनकी कम मांग के कारण इनका उत्पादन भी कम ही किया जा रहा है, जबकि बाकी फसलों की तुलना में इन्हें कम उपजाऊ भूमि में, कम पानी में उगाया जा सकता है। इसका मतलब देश के उन किसानों को लाभ मिल सकेगा जो कम उपजाऊ मिट्टी और सीमित पानी के संसाधनों में भी अपनी फसल को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि इस मोड़ पर अब किसान अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर हैं।
एशिया और अफ्रीका में लगभग 59 करोड़ लोगों के लिए ये पारंपरिक भोजन है। वहीं हमारे देश में फिलहाल ये अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इनका रूप बदल देने से ये शहरी क्षेत्रों में भी अपना स्थान बनाने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे हमारे देश में प्रसंस्करण के जरिए कदन्न की मांग और उपज दोनों में इजाफा किया जा सकेगा। तो अभी आपने जाना मोटे अनाज के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में अपने पशुओं का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर अगर मछली पालकों की बात करें तो ऐसे मौसम में कई बार मछलियों के मरने की समस्या आने लगती है या फिर मछलियां स्वस्थ नहीं रहती है। ऐसे में कई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और जहां तक आहार व्यवस्था की बात है तो इस ओर ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि सर्दियों के इस मौसम में मछली पालक मछलियों को किस तरह का आहार दे सकते हैं। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे करीब 28 मिलियन से ज्यादा लोगों को आय और रोजगार मिल रहा है। साथ ही इससे देश की एक बड़ी आबादी को पोषण और खाद्य सुरक्षा भी मिल रही है। इसीलिए मत्स्य पालन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता दी गई है और इसने 2014-15 से लेकर अब तक उत्कृष्ट रूप से 2 अंकों वाली 10.87% औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। ये क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56% है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण और आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात से मिली आय 46,662.85 करोड़ रुपए रही है। ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 280 लाख लोगों को आजीविका देता है। पिछले कुछ सालों में मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7% रही है। मछली पशु प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत है। इसी वजह से ये भुखमरी और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को दोगुना करने की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए ऐसे में सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,407.31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सुखद आंकड़ा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट आवंटन में 44% की वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम मौसम के अनुसार मछलियों की सही देखभाल करें। फरवरी माह में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं कहीं तापमान 10 से 15 के नीचे आ रहा है। ऐसे में मछलियों का जीवन निर्वाह बेहद कठिन हो जाता है। कभी कभी तो मछलियां आहार लेना बंद कर देती हैं और उनकी गतिशीलता पर सीधा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में तालाब में 15 दिन या 1 महीने में थोड़ा ताज़ा पानी डालना चाहिए। पुराने पानी को लगभग 1/4 या उससे कम निकाल देना चाहिए। नए पानी का समावेश करते रहना चाहिए। तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तालाब में ऊंचाई से पानी डालें। ऑक्सीजन का एरिएटर को प्रतिदिन 1-2 घंटे चलाते रहें। ऐसा करने से तालाब में मछलियों की वृद्धि होती रहेगी। समय समय पर तालाब में जाल चलाकर देखें कि मछली स्वस्थ है या नहीं। इस विषय पर चर्चा की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार से हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार।
किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का समय चल रहा है, तो इस समय जो लोग मछली पालन करते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रेम कुमार जी से, जो ICAR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनैना। सर, सर्दियों का समय आ गया है, तो इस समय में मछलियों को आहार देने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कौन सा आहार देना चाहिए जिनसे वो स्वस्थ रहें? अभी सर्दी का समय है, नॉर्थ इंडिया में शीतलहर चल रही है, तो इस समय पे जो पानी का जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। इस तापमान पर जो मछलियों की जो बायोकेमिकल डिमांड है वो इतनी कम हो जाती है कि वो आहार लेना बंद कर देती है। और जब वो आहार लेना बंद कर देती है, जब तक कि उनको या तो कोई एक्सरसाइज ना कराई जाए या पानी का एक्सचेंज करके पानी को थोड़ा गर्म ना किया जाए। तो मैं यहाँ ये सुझाव देना चाहूँगा कि पानी का एक्सचेंज करें। करीब करीब अगर आपके तालाब में ऐसा मान के चलिए कि 1 एकड़ में करीब 40 लाख लीटर पानी होता है। अगर उसका 20% पानी हम डेली बेसिस पे अगर उसको एक्सचेंज कर दें तो पानी का तापमान 17-18 तक आ जाता है और उतने तापमान पर मछली अपने आप को सही फील करती है। और उस समय पे, क्योंकि ये 17-18 डिग्री टेम्परेचर भी थोड़ा कम ही है, इस समय जो मछली को फ्लोटिंग फीड देना चाहिए जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि अब अच्छी मात्रा में ये भोजन नहीं कर पाती है। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे जो आपका जो फीड है, उसके जो खाद्य है, उसका बर्बादी नहीं होगी और कम से कम फीड में आपका काम होगा। तो किसान भाइयों बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपको जानकारी डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने दी, आप उसे ज़रूर अपनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां मछली पालन व्यवसाय में बड़े मुनाफे दिलाने में कारगर साबित हो सकती हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतर परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में PPR का टीकाकरण करवाएं। पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास जानकारियां आपके लिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान विनोद सैनी से, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और रसायन मुक्त खेती की दिशा में अहम कदम उठाया। आज ये दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। क्या है इनकी सफलता की दास्तान, आइए आपको दिखाते हैं। खेत में फसल को दुलारते ये है किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने भी खेती में असफलता का सामना किया, लेकिन लगातार बदलाव करके आज बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिसके लिए विनोद जी ने मिश्रित खेती करना शुरू किया। इस प्रणाली से ज्यादातर किसान कम जोत में भरपूर फसल का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। किसान इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाते हैं। अमूमन इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही तरीके से इस्तेमाल लिया जा सकता है। मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है, वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट, और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो 1 एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख 1 एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं, तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो एक FPO भी संचालित कर रहे हैं, जिसमें 250 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं। उनके FPO से जुड़कर ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा किसान समूह में खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जिससे कम लागत में ज्यादा मुनाफे के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक FPO का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने FPO के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। FPO के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि जो अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है।
इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एफपीओ है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें, जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे, जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही एफपीओ के माध्यम से फसल उगाने से लेकर बेचने तक में आ रही बाधाओं का निराकरण किया जा सकेगा। तो देखा आपने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए विनोद सैनी ने किस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाया है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम गांव किसान में जो जानकारियां दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप कार्यक्रम गाँव किसान दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।